नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8वीं की जो आपकी पुस्तक है भारत की खोज, उसका लेसन, उसका पाठ जो है नई समस्याएं। तो देखेंगे कि भारतवर्ष में समय समय पर किस तरह से समस्याओं का दौर रहा है और कैसे कैसे उनको हमने भोगा है। पिछले अध्याय में हमने जवाहरलाल नेहरू के बारे में पढ़ा, उसके बाद हमने हड़प्पा संस्कृति के बारे में पढ़ा। उसकी खोज, जब हड़प्पा संस्कृति की खोज की गई उससे ना कौन कौन सी वस्तुएं हमें मिली, ये सब बातें हमने जानी। अब हम बात करेंगे क्या क्या चुनौतियां हैं वो भारतवर्ष के सामने आई। जब हर्ष, नई समस्याएं, अरब और मंगोल। जब हर्ष उत्तर भारत में एक शक्तिशाली साम्राज्य के शासक थे, तो हर्ष किसके शासक थे भाई? उत्तर भारत में एक शक्तिशाली राज्य के शासक थे। और विद्वान चीनी यात्री हुआनसांग नालंदा में अध्ययन कर रहे थे। उसी समय अरब में इस्लाम अपना रूप ग्रहण कर रहा था। भारत के मध्य भाग तक पहुंचने में इसे लगभग 600 वर्ष लग गए। जब उसे राजनीतिक विजय के साथ भारत में प्रवेश किया तब वह बहुत ही बदल चुका था और उसके नेता दूसरे लोग थे। विद्यार्थियों, मैं आपको आपका लेसन ठीक उसी तरह से पढ़ा रहा हूँ जिस तरह से आपको कक्षा टीचर कक्षा में पढ़ाता है। यदि आप मेरे साथ अनवर्थ जुड़े रहोगे तो आपका सिलेबस मैं उसी तरह से करवाऊँगा। इस तरह से आपको YouTube पे और कोई भी नहीं करवा रहा है। जिस तरह से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ नहीं पढ़ाएगा। इसलिए यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो भाई चैनल को आज अभी सब्सक्राइब जरूर कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करने का भी प्रयत्न करें। तो हम बात कर रहे थे कि अरब को है ना हमारे यहाँ तक पहुँचने में कितना समय लग गया? 600 वर्ष। और जब उन्होंने राजनीतिक विजय के साथ साथ भारत में प्रवेश किया तब वह बहुत बदल चुका था और उसके नेता दूसरे लोग थे। अरब वाले भारत के उत्तर पश्चिमी छोर तक पहुंचकर वहीं रुक गए। अरब सभ्यता का क्रमशः पतन हुआ और मध्य तथा पश्चिमी एशिया में तुर्की जातियां आगे आई। भारत के सीमावर्ती प्रदेश से यही तुर्क और अफगान इस्लाम को राजनीतिक शक्ति के रूप में भारत लाए। अरबों ने बड़ी आसानी से दूर दूर तक फैल करके तमाम इलाके फतह किए। फतह होता है बेटा विजय करना, फतह का अर्थ होता है जीत। पर भारत में वे तब भी और बाद में भी सिंध से आगे नहीं बढ़े। शायद भारत तब भी आक्रमणकारियों को रोकने के लिए काफ़ी मजबूत था। किसी हद तक इसका कारण अरबों के आंतरिक झगड़े भी हो सकते हैं। सिंध बगदाद के केंद्रीय सत्ता से अलग होकर के एक छोटा सा स्वतंत्र राज्य हो गया। हालांकि आक्रमण नहीं हुआ पर भारत और अरब के बीच संपर्क बढ़ने लगा। दोनों ओर से यात्रियों का आना जाना हुआ, राजदूतावासों की अदला बदली हुई। भारतीय पुस्तकें विशेषकर गणित और खगोल शास्त्र पर बगदाद पहुंची और वहां अरबी में अनेक अनुवाद हुए। बहुत से भारतीय चिकित्सक बगदाद गए। यह व्यापार और सांस्कृतिक संबंध उत्तर भारत तक सीमित नहीं थे। भारत के दक्षिणी राज्यों में ने भी उसमें हिस्सा लिया, विशेषकर राष्ट्रकूटों ने जो भारत के पश्चिमी तट पर व्यापार किया करते थे। तो विद्यार्थियों देखिए, अरब जो है ना उन्होंने हमारे ऊपर हमला तो नहीं किया या फिर हमने हमलों को रोक लिया, क्योंकि उस समय तक भारत में जो है ना
सत्ता शक्ति सुदृढ़ थी, मजबूत थी। लेकिन परिणाम क्या हुआ कि हमारे पास जो है ना विदेशियों का आवागमन है ना वो बढ़ गया, हमारे राजदूत हैं अदला बदली होते रहे, और परिणाम ये हुआ कि हमारा व्यापारिक और सांस्कृतिक संबंध है ना अरब से जुड़ गया। इस लगातार संपर्क के कारण भारतीयों को अनिवार्य रूप से इस नए धर्म इस्लाम की जानकारी हो गई। इस नए धर्म को फैलाने के लिए प्रचारक भी आए और उनका स्वागत भी हुआ। मस्जिदें बनी, नए शासन ने इसका विरोध किया, न जनता ने, न कोई धार्मिक झगड़े हुए। सब धर्मों का आधार और पूजा के सभी तरीकों के प्रति सहनशीलता का व्यवहार करना भारत की प्राचीन परंपरा रही है। यानी इसका परिणाम ये हुआ ना, जब भारत में मंगोल आने लगे, अरब से यहाँ लोग आने लगे और वे इस्लाम धर्म के प्रचार को करने लगे, यहाँ तक कि यहाँ की सत्ता ने भी सहयोग किया, मस्जिदें बनी, मतलब किसी ने विरोध नहीं किया, आपस में स्नेह प्रेम था, कोई धार्मिक झगड़े यहाँ नहीं होते थे। अतः राजनीतिक ताकत के रूप में आने से कोई शताब्दी पहले इस्लाम भारत में एक धर्म के रूप में आ गया। महमूद गजनबी और अफगान, लगभग 300 वर्ष तक भारत पर कोई भी आक्रमण नहीं हुआ। यानी 900 ईस्वी के आसपास, 1000 ईस्वी के आसपास अफगानिस्तान के सुल्तान महमूद गजनबी ने भारत पर आक्रमण करने आरंभ किए। तो महमूद गजनबी जो है कहाँ का सुल्तान था? अफगानिस्तान का सुल्तान था, और पहली बार इन्होंने भारत पर आक्रमण करना प्रारंभ किया। महमूद गजनबी तुर्क था जिसने मध्य एशिया में अपनी ताकत बढ़ा ली थी। उसने बड़ी निर्ममता से कई आक्रमण किए जिनमें बहुत खून खराबा हुआ। हर बार महमूद अपने साथ बहुत बड़ा खजाना ले गया, यानी भारत को उसने लूटा, और इस कदर लूटा कि वह हर बार लूट करके खजाना अपने देश में लेकर चला जाता था। हिंदू धूल कणों की तरह चारों तरफ बिखर गए, उनकी याद भर लोगों के मुंह से पुराने किस्सों की तरह बाकी रह गई, जो तित्र बित्र होकर के बचे रहे। उनके मन में सभी मुसलमानों के प्रति गहरी नफरत पैदा हो गई। अनुमान लगाया जा सकता है कि महमूद ने कितनी तबाही की थी, पर महमूद ने उत्तरी भारत के सिर्फ एक टुकड़े को छुआ और लूटा था, जो उसके धावे के रास्ते में पड़ता था। पूरा मध्य पूर्वी और दक्षिण भारत उससे पूरी तरह से बच गया था। यानी महमूद गजनबी ने केवल उत्तर भारत को ही लूटा था। महमूद ने पंजाब और सिंधु को अपने राज्य में मिला लिया गया था। वह हर दावे के बाद गजनी लौट जाता था। वह कश्मीर पर विजय नहीं पा सका। यह पहाड़ी देश उसे रोकने और मारने भगाने में सफल हो गया। काठियावाड़ में सोमनाथ से लौटते हुए राजस्थान के रेगिस्तान इलाकों में भी उसे भारी हार खानी पड़ी। इस आखिरी धावे के बाद वह फिर नहीं लौटा। महमूद की मृत्यु है वो 1030 में हो गई भाई। तो लगभग 30 वर्ष तक महमूद गजनवी लूटता रहा। उसकी मृत्यु के बाद 160 वर्षों से अधिक समय तक न तो भारत पर कोई आक्रमण हुआ और न ही पंजाब के आगे तुर्की शासन का विस्तार हुआ। इसके बाद शहाबुद्दीन गौरी नाम के एक अफगान ने गजनी पर कब्जा कर लिया। गजनी जहाँ का महमूद गजनवी था वहाँ पे उसने कब्जा कर लिया और गजनवी साम्राज्य के का अंत हो गया। उसने पहले लाहौर पर धावा किया, फिर दिल्ली पर, और दिल्ली के राजा पृथ्वीराज चौहान ने उसे पूरी तरह से पराजित कर दिया। कौन था भाई? शहाबुद्दीन गौरी, जिसने लाहौर और दिल्ली पर कब्जा किया था धावा करके। दिल्ली के राजा पृथ्वीराज चौहान ने उसे पूरी तरह से पराजित किया। शहाबुद्दीन लौटा, इस बार उसकी जीत हुई और 1192 में वह
दिल्ली के तख्त पर बैठा। यानी भाई तराइन का जो पहला युद्ध है वो 1191 में हुआ था और तराइन का दूसरा युद्ध 1192 में हुआ था। तो तराइन के दूसरे युद्ध में जो है ना शहाबुद्दीन गौरी जो है वो जीवित विजयी हो गया और दिल्ली का शासक बन बैठा। दिल्ली फतेह करने का मतलब ये नहीं था कि बाकी भारत में भी फतेह हो गया। दक्षिण में चोल शासक अभी तक बहुत शक्तिशाली थे और उनके अलावा दूसरे स्वतंत्र राज्य भी थे। अफगानों को दक्षिण भारत के बड़े हिस्से तक अपने शासन का विस्तार करने में 1.5 शताब्दी लग गई, यानी 150 साल उन्हें लग गए। लेकिन इस नई व्यवस्था में दिल्ली का स्थान महत्वपूर्ण भी था और प्रतीकात्मक भी था। भारत पर महमूद गजनवी के आक्रमणों का परिणाम ये हुआ कि कुछ समय के लिए पंजाब बाकी भारत से अलग हो गया। 12वीं शताब्दी के अंत में आने वाले अफगानों की बात कुछ और थी। वे हिंद आर्य जाति के लोग थे और भारत की जनता के से निकट का संबंध था। लंबे समय तक अफगानिस्तान भारत का हिस्सा होकर रहा और ऐसा होना उनकी नियति थी। आते आते भाई 14वीं शताब्दी के अंत में तुर्क मंगोल तैमूर ने उत्तर की ओर से आकर दिल्ली की सल्तनत को ध्वंस कर दिया, ढहा दिया और कुछ ही महीनों भारत में रहा। वह दिल्ली आया और लौट गया, पर जिस रास्ते से वह आया उसी को वीरान कर दिया। जिन लोगों को उसने कत्ल किया था उन्हीं की खोपड़ियों के मीनारों से वह रास्ते को सजाता चला गया। दिल्ली खुद मुर्दों का शहर बन गई। सौभाग्य से वह बहुत आगे नहीं बढ़ा और पंजाब के कुछ हिस्सों और दिल्ली को ही यह भयानक विपत्ति झेलनी पड़ी। दिल्ली को मौत की नींद से उठने में कई वर्ष लगे। जागने पर वह इस विशाल साम्राज्य की राजधानी नहीं रह गई थी। तैमूर के हमले ने साम्राज्य को तोड़ दिया था और उसके खंडरों पर दक्षिण में कई राज्य उठ खड़े हुए थे। इससे बहुत पहले 14वीं शताब्दी के आरंभ में 2 बड़े राज्य कायम हुए। गुलबर्ग जो बहमनी राज्य के नाम से प्रसिद्ध हैं। कौन से भाई? 2 गुलबर्ग जो बहमनी राज्य के नाम से प्रसिद्ध हैं। विजयनगर तथा विजयनगर का हिंदू राज्य। दिल्ली की तबाही के बाद उत्तरी भारत कमज़ोर पड़ करके टुकड़ों में बंट गया। भारत की स्थिति बेहतर थी और वहाँ के राज्यों में सबसे बड़ी और शक्तिशाली रियासत विजयनगर थी। इस रियासत और नगर के उत्तर के बहुत से हिंदू शरणार्थियों को आकर्षित किया। उपलब्ध वृत्तांतों से पता चलता है कि शहर बहुत ही समृद्ध और सुंदर था। जब दक्षिण में विजयनगर तरक्की कर रहा था उस समय उत्तर की पहाड़ियों से होकर के एक और हमलावर दिल्ली के पास पहुंचा। पानीपत के प्रसिद्ध मैदान में आया। उसने 1526 में दिल्ली के सिंहासन को जीत लिया। तो भाई पानीपत की पहली लड़ाई जो है वो 1526 में हुई थी, दूसरी 1556 में हुई थी और तीसरी 1761 में हुई थी। मध्य एशिया के तैमूर वंश का यह तुर्क मंगोल बाबर था। तो बाबर का जो आगमन है वो कब हुआ? 1526 में बाबर है वो भारत में आया। भारत में मुगल साम्राज्य की नींव उसी ने डाली। समन्वय और मिलीजुली संस्कृति का विकास कबीर, गुरु नानक और अमीर खुसरो। भारत पर मुस्लिम आक्रमण की या भारत में मुस्लिम युग की बात करना गलत और भ्रामक है। इस्लाम ने भारत पर आक्रमण नहीं किया, वह भारत में कुछ सदियों के बाद आया था। आक्रमण तुर्कों महमूद यानी जो आक्रमण है ना वो महमूद गजनवी ने किया था, अफगानों ने किया था और उसके बाद तुर्क मंगोल यानी मुगल आक्रमण हुआ। इसमें से बाद में 2 आक्रमण महत्वपूर्ण थे। अफगानों को हम भारत का सीमावर्ती समुदाय कह सकते हैं, जो भारत के लिए पूरी तरह से अजनबी भी नहीं माने जा सकते।
उनकी राजनीतिक शासन के काल को हिंद अफगान युग कहना चाहिए। मुगल भारत के लिए बाहर के और अजनबी लोग थे, फिर भी वे भारतीय ढांचे में बड़ी तेजी से समा गए। उन्होंने हिंद मुगल युग की शुरुआत की। अफगान शासक और जो लोग उनके साथ आए थे वे भी भारत में समा गए। उनके परिवारों का पूरी तरह से भारतीयकरण हो गया। तो विद्यार्थियों, यहाँ तक हमने पढ़ा। इसका जो अगला अध्याय है वो अब इस ऐड के बाद पढ़ेंगे। भारत को वे अपना घर और बाकी सारी दुनिया को विदेश मानने लगे। राजनीतिक झगड़ों के बावजूद उन्हें सामान्यतः इसी रूप में स्वीकार कर लिया गया था और राजपूत राजाओं में से भी बहुतों ने उन्हें अपना अधिराज मान लिया। पर कुछ ऐसे राजपूत सरदार थे जिन्होंने उनकी अधीनता अस्वीकार कर दी और भयंकर झगड़े हुए। दिल्ली के प्रसिद्ध सुल्तान फिरोज शाह की माँ हिंदू थी। यही स्थिति गयासुद्दीन तुगलक की थी। अफगानी, तुर्की और हिंदू सामंतों के बीच विवाद तो होते थे, पर आमतौर पर नहीं। दक्षिण में गुलबर्ग के मुस्लिम शासक ने विजयनगर की हिंदू राजकुमारी से बहुत धूमधाम से विवाह किया था। इस दौर में कुशल प्रशासन का विकास हुआ और यातायात के साधनों का विशेष रूप से सुधार हुआ। मुख्यतः सैनिक कारणों से सरकार अब और अधिक केंद्रित हो गई थी, जो कि उसने इस बात का ध्यान रखा था कि स्थानीय रीति रिवाजों में हस्तक्षेप न करें। शेरशाह, जिसे मुगल काल के आरंभ में हस्तक्षेप किया था, अफगान शासकों में सबसे पहले यह योग्य वही था। उसने ऐसी मालगुजारी व्यवस्था की नींव डाली थी जिसका आगे चलकर अकबर ने विकास किया। अकबर के प्रसिद्ध राजस्व मंत्री टोडरमल की नियुक्ति पहले शेरशाह ने ही की थी और हिंदुओं की समता का अफगान शासक अधिकाधिक उपयोग करते गए। भारत और हिंदू धर्म पर अफगानों की विजय का दोहरा असर पड़ा। तत्काल प्रभाव यह पड़ा कि लोग अफगान शासन के में पड़ने वाले क्षेत्रों से दूर भाग करके दक्षिण की ओर चले गए। जो बचे रहे उन्होंने विदेशी तौर तरीकों और प्रभावों से अपने को बचाने के लिए वर्ण व्यवस्था को और भी कठोर बना दिया। दूसरी ओर विचारों और जीवन के दोनों में इस विदेशी ढंग की ओर धीरे धीरे लोगों का रुझान पैदा होने लगा। परिणाम स्वरूप समन्वय अपने आप रूप लेने लगा। वास्तुकला की नई शैलियाँ उपजी, खाना पहनना बदल गया, जीवन अनेक रूपों में प्रभावित हुआ। यह समन्वय संगीत में विशेष रूप से दिखाई पड़ा। भारत की प्राचीन शास्त्रीय पद्धति का अनुसरण करते हुए उसने नई दिशाओं का विकास किया। फारसी भाषा दरबार की सरकारी भाषा बन गई और फारसी के बहुत से शब्द बोलचाल की भाषा में प्रवेश कर गए। इसके साथ ही जन भाषाओं का भी विकास किया गया। भारत में जिन दुर्भाग्यपूर्ण बातों में वृद्धि हुई उनमें एक थी पर्दा प्रथा। ऐसा क्यों हुआ यह स्पष्ट नहीं है, पर भारत में पर्दा प्रथा का विकास मुगल काल में तब हुआ जब यह हिंदुओं और मुसलमानों दोनों के में पद और आदर की निशानी समझा जाने लगा था। औरतों को अलग पर्दे में रखने की यह प्रथा उन इलाकों में ऊंचे वर्गों में विशेष रूप से फैली थी जहां मुसलमानों का प्रभाव सबसे अधिक था, यानी उस मध्य और विशाल पूर्वी प्रदेश में, जिसमें दिल्ली, संयुक्त प्रांत, राजपूताना, बिहार और बंगाल आते हैं। लेकिन अजीब बात यह है कि पंजाब और सरहदी सूबे में जो मुख्यतः मुस्लिम इलाके थे, पर्दे की प्रथा उतनी कड़ी नहीं थी।
यानी पहले जो पर्दा प्रथा थी भाई, ये केवल स्त्रियों के लिए इस लहजे से नहीं थी। केवल हिंदू और मुसलमान जो है ना, उनके बीच में एक दीवार जो छोटी सी मानी जाती थी, उनका भेद थोड़ा माना जाता था, और स्त्रियों को जो है ना घर में पर्दे में रहने की जो है ना इजाज़त थी। दिल्ली में अफगानों के प्रतिष्ठित होने के साथ पुराने और नए के बीच एक समन्वय रूप ले रहा था। इनमें से अधिकतर परिवर्तन उच्च लोगों में, अमीर उमराव में हुए। इसका असर विशाल जन समूह पर, विशेषकर देहाती जनता पर नहीं पड़ा। उनकी शुरुआत दरबारी समाज में होती थी और वे शहरों और कस्बों में फैल जाते थे। इस तरह से उत्तरी भारत में दिल्ली और संयुक्त प्रांत इसके केंद्र बने ठीक उसी तरह से जैसे ये पुरानी आर्य संस्कृति का केंद्र रहे हैं। इस पर आर्य संस्कृति का एक बड़ा हिस्सा दक्षिण की ओर खिसक गया, जो हिंदू रूढ़िवादिता का गढ़ बन गया। जब तैमूर के हमले से दिल्ली की सल्तनत कमज़ोर हो गई, तो जौनपुर संयुक्त प्रांत में एक छोटी सी मुस्लिम रियासत खड़ी हुई। पूरी 15वीं शताब्दी के दौरान यह रियासत कला, संस्कृति और धार्मिक सहिष्णुता का केंद्र रही। विकास होती हुई आम भाषा हिंदी को यहाँ प्रोत्साहित किया गया और हिंदुओं और मुसलमानों के धर्मों के बीच समन्वय करने का प्रयास भी किया गया। लगभग इसी इस समय उत्तर में सुदूर कश्मीर में एक स्वतंत्र मुस्लिम शासक जैनुलाब्दीन को उनकी सहिष्णुता और संस्कृत के अध्ययन और प्राचीन संस्कृति को प्रोत्साहित करने के कारण यश भी मिला था। तो भाई पूरे भारत में यह नई उत्तेजना सक्रिय थी और नए विचार और लोगों को परेशान कर रहे थे। भारत विदेशी तत्वों को आत्मसात करने का प्रयास कर रहा था और इस प्रक्रिया का ने थोड़ा बहुत खुद भी बदल रहा था। इसी बीच कुछ नए ढंग के सुधारक खड़े हुए, जिन्होंने कुछ समन्वय का जानबूझ करके समर्थन किया और अक्सर वर्ण व्यवस्था की निंदा या उपेक्षा की। 15वीं शताब्दी में दक्षिण में रामानंद और उसके उनसे भी अधिक प्रसिद्ध शिष्य कबीर हुए। कबीर की साखियाँ और पद आज भी बहुत लोकप्रिय हैं। उत्तर में गुरु नानक हुए, जो सिख धर्म के संस्थापक माने जाते हैं। पूरे हिंदू धर्म पर नए सुधारकों एवं नए विचारों का प्रभाव पड़ा और भारत में इस्लाम का स्वरूप भी दूसरे स्थानों पर उसके स्वरूप से किसी हद तक भिन्न हो गया। इस्लाम के एकेश्वरवाद ने हिंदू धर्म को प्रोत्साहित किया और हिंदुओं के अस्पष्ट बहुदेवतावाद का प्रभाव भारतीय मुसलमानों पर पड़ा। इनमें से अधिकतर भारतीय मुसलमान ऐसे थे जिन्होंने धर्म परिवर्तन किया था और उनका पालन पोषण प्राचीन परंपराओं में हुआ था और वे अब भी उन्हीं से घिरे थे। उनमें बाहर से आने वालों की संख्या अपेक्षाकृत कम थी। विदेशी तत्वों के भारत में अधिकाधिक आत्मसात होने का सबसे महत्वपूर्ण संकेत उनके द्वारा देश की आम भाषा का प्रयोग था। गर्चे दरबार की जो है ना भाषा फारसी बनी रही। आरंभ के लेखकों में सबसे प्रसिद्ध जो है ना अमीर खुसरो थे, वे तुर्क थे। उनका परिवार 2 या 3 पीढ़ियों से संयुक्त राज्य में बसा हुआ था। वे 14वीं शताब्दी के दौरान कई अफगान सुल्तानों के शासनकाल में रहे। वे फारसी के चोटी के कवि थे और उन्हें संस्कृत का भी ज्ञान था। तो भाई अमीर खुसरो किस भाषा के ज्ञाता थे? तो अरबी यानी फारसी के, और उन्हें संस्कृत भाषा का भी ज्ञान था। वे महान संगीतकार थे और उन्होंने भारतीय संगीत में कई
मौलिक उद्भावनाएं भी की। कहा जाता है कि भारत के लोकप्रिय तंत्री वाद्य सितार का आविष्कार उन्होंने ही किया था। उन्होंने ऐसे कई विषयों की पर रचना की जिनमें से भारत ने विशेष प्रगति की थी। इनमें धर्म, दर्शन और तर्कशास्त्र, भाषा का व्याकरण, संस्कृत कैतिक, संगीत, गणित, विज्ञान और आम का फल है। उनकी प्रसिद्धि का आधार उनके लोक प्रचलित गीत हैं, जिन्हें उन्होंने बोलचाल की सामान्य भाषा में लिखा था। उन्होंने ग्रामीण जनता से केवल उसकी भाषा में ही नहीं ली, बल्कि उनके रीति रिवाज और रहन सहन के ढंग का भी वर्णन किया है। उन्होंने विभिन्न ऋतुओं और जीवन के विभिन्न पहलुओं पर गीत लिखे हैं। वे गीत अब भी उत्तर और मध्य भारत के किसी भी गांव या नगर में सुनाई पड़ सकते हैं। अमीर खुसरो ने अनगिनत पहेलियां भी लिखी हैं। पहले लंबे जीवन काल में ही खुसरो अपने गीतों और पहेलियों के लिए बहुत प्रसिद्ध हो गए थे। ऐसी कोई भी मिसाल नहीं मिलती जहां 600 साल पहले लिखे गए गीतों की लोकप्रियता आम जनता के बीच बराबर बनी रही हो और बोलों में बिना परिवर्तन के वे अब भी उसी तरह से गाए जाते हों। यानी अमीर खुसरो की पहेलियां और मुकर्रियां आज भी आपको देखने को मिल जाएंगी। उनकी एक जो मुकर्री है कि वो है, जैसे हम सामान्य तौर पे बोलते हैं ना, खाट खड़ी खटोला रहो आधा चांद डिब्बी में सोवे। यानी ये जो बिल्कुल हमारे हरियाणवी के भी उन्होंने लिए हैं, यानी आम बोलचाल की भाषा के शब्द उन्होंने लिए हैं। तो बाबर और अकबर भारतीयकरण की प्रक्रिया भाई। अकबर भारत में मुगल खानदान का तीसरा शासक था, फिर भी साम्राज्य की बुनियाद उसी ने पक्की की। उनके बाबा ने दिल्ली के सिंहासन पर 1526 में विजय प्राप्त की थी। बाबा मीन्स दादा। भारत में आने के 4 वर्ष के भीतर ही बाबर की मृत्यु हो गई। उसका अधिकतर समय युद्ध में ही और आगरा में एक भव्य राजधानी बनाने में बीता। यह काम उसने कुस्तुतुनिया के एक प्रसिद्ध वास्तुशिल्पी को बुलाकर करवाया। बाबर का व्यक्तित्व आकर्षक था। वह नई जागृति का शहजादा है, बहादुर और साहसी, जो कला और साहित्य तथा अच्छे रहन सहन का शौकीन है। उसका पौत्र अकबर उससे भी अधिक आकर्षक और गुणवान है। वह बहादुर है, दुस्साहसी है, योग्य सेना नायक है और इस सब के अलावा विनम्र और दयालु है, आदर्शवादी और स्वप्नदर्शी है। साथ ही वह लोगों का ऐसा नेता है जो अपने अनुयायियों में तीव्र स्वामी भक्ति उत्पन्न कर सके। वह लोगों के दिल और दिमाग पर विजय हासिल करना चाहता था। अखंड भारत का पुराना सपना उसमें फिर आकार लेने लगा था। ऐसा भारत जो केवल राजनीतिक दृष्टि से एक राज्य न हो, बल्कि उसकी जनता परस्पर सहज संबंध हो। 1526 ईस्वी से आरंभ होने वाले अपने लंबे शासन के लगभग 50 वर्ष के दौरान वह बाबर इसी लक्ष्य की पूर्ति के लिए कोशिश करता रहा। बहुत से स्वाभिमानी राजपूत सरदारों को उसने अपनी ओर मिला लिया था। उसने एक राजपूत राजकुमारी से शादी की। उसका बेटा और वारिस जहांगीर इस तरह आधा मुगल और आधा हिंदू राजपूत था। जहांगीर का बेटा शाहजहां भी राजपूत माँ का बेटा था, इसलिए वह यह तुर्क मंगोल वंश यानी तुर्क या मंगोल होने की अपेक्षा कहीं अधिक भारतीय था। राजपूत घरानों से संबंध बनाने से उसका साम्राज्य बहुत ही मजबूत हो गया था। इस मुगल राजपूत सहयोग ने जो बाद के शासकों के शासन में इसी तरह से चलता रहा। केवल सरकार, प्रशासन और सेना को ही नहीं, कला और संस्कृति
और रहन सहन को भी प्रभावित किया। पर अकबर को राजपूताना में मेवाड़ के राणा प्रताप की अभिमानी और अदभ्य आत्मा का दमन करने में सफलता नहीं मिली। राणा प्रताप ने एक ऐसे व्यक्ति से जिसे वह विदेशी विजेता समझता था अनौपचारिक यानी औपचारिक संबंध जोड़ने की बजाय जंगलों में मारे मारे फिरना बेहतर समझा था। ये बुलंद दरवाजा अभी आगरा का देख सकते हैं आप। अकबर ने अपने चारों ओर अत्यंत प्रभावशाली लोगों का समुदाय इकट्ठा किया जो उसके आदर्शों के प्रति समर्पित था। इन लोगों में फैजी और अब्बुल फजल नाम के दो मशहूर भाई बीरबल, राजा मान सिंह और अब्दुल रहीम खाना शामिल थे। उसमें एक ऐसे नए समन्वित धर्म की शुरुआत करने का प्रयत्न किया जो सबको मान्य हो। स्वयं अकबर निश्चित रूप से हिंदुओं में उतना ही लोकप्रिय था जितना मुसलमानों में। मुगल वंश में इस तरह से स्थापित हुआ जैसे वह भारत का अपना वंश हो। यांत्रिक उन्नति और रचनात्मक शक्ति में एशिया और यूरोप के बीच अंतर। अकबर के दरबार के पुर्तगाली जेसुइट बताते हैं कि उसकी दिलचस्पी बहुत सी बातों में थी और वह उन सब के बारे में जानकारी हासिल करना चाहता था। उसे सैनिक और राजनीतिक मामलों का पूरा ज्ञान तो था ही, साथ ही वह बहुत सी यांत्रिक कलाओं का भी उसे ज्ञान था। फिर भी यह अजीब बात है कि उसकी जिज्ञासा एक बिंदु पर जाकर के रुक गई। यदि अकबर ने इस तरफ ध्यान दिया होता तो पता लगाया होता कि संसार के दूसरे हिस्सों में क्या हो रहा है, तो उसने सामाजिक परिवर्तन की तो ये हम पढ़ेंगे इससे नेक्स्ट जो है ना अगले वीडियो में दोबारा से यांत्रिक उन्नति और रचनात्मक शक्ति के बारे में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। विद्यार्थियों बने रहिए मेरे साथ एजुकेशन पॉइंट हरियाणवी पर। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।